Hello students, we will learn chapter 4 carbon and its compound. In last lecture we study the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbons. यानी कि गए लेक्चर में हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि हाउ विल द कार्बन इज़ अवर फ्रेंड, यानी कि कार्बन हमारा मित्र कैसे है। Carbon seems to be a very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only. यानी कार्बन से हम बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं, उससे हमारी एक तरह से कहें तो मित्रता बहुत अच्छी है। तो पहले हम देख चुके हैं कि कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, उसका स्टडी कर चुके हैं। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, लेकिन वो कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे दूसरे तत्वों के साथ में भी कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि यौगिक बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, जिसमें चारों तरफ क्या जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे, हैलोजन। अब हैलोजन कौन से होते हैं ये हमें पता है। हैलोजन को X से मेंशन करते हैं और X में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी क्या कहलाते हैं, हैलोजन्स कहलाते हैं। तो ये इसमें से कोई भी एक यदि इसकी जगह पे आता है, तो मान लीजिए कि क्लोरीन आता है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन ना लेकर के मैं नाइट्रोजन वाला NO2 ग्रुप ले सकती हूँ, ऑक्सीजन ले सकती हूँ, सल्फर ले सकती हूँ। ऐसे कोई भी दूसरे एलिमेंट से हम किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन रिप्लेस करने के बाद भी द वैलेंसी रिमेन्स द सेम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसी होती है ऐसे संतुष्ट रहती है। इन सच कंपाउंड्स एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरोएटम्स। तो अब हम देखें यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ है, आने वाला जो एलिमेंट है वो कैसा है, अलग है। तो ये जो अलग एलिमेंट्स है, यानी कि नया एलिमेंट आया है, तो अब इसमें समानता नहीं है, यह एक असमान एलिमेंट आया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोएटम, विषम परमाणु। हेटेरो का मतलब होता है विषम परमाणु, तो विषम परमाणु इसमें जुड़ा हुआ है। These the heteroatoms are also present in some groups as like alcohol। तो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप आता है, कौन सा जुड़ता है यहाँ पे, एक कोई भी उसकी जगह OH। इसी तरह से एल्डिहाइड तो COOH। इस तरह से दूसरे अलग अलग ग्रुप्स भी जुड़ सकते हैं, एक एलिमेंट के अलावा इस तरह के ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। तो these heteroatoms and the group containing this confer specific properties to the compound। अब एक मजे की बात यह है इसमें कि जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, मान लीजिए किसी एक एलिमेंट से रिप्लेस होता है या किसी ग्रुप से रिप्लेस होता है, तो ग्रुप से रिप्लेस होता है तो वो क्या कर देता है, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। इसके जो गुण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर वो इस तत्व के अनुरूप इसके गुण हो जाते हैं, या तो जो ग्रुप इसके साथ में जुड़ता है उस ग्रुप के समान उसके गुण हो जाते हैं, तो उस ग्रुप के गुण उस यौगिक में पाए जाते हैं।
द कंपाउंड regardless of the length and nature of carbon chain and hence are called functional group. तो अब इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है या तो उसकी चेन पे डिपेंड्स करती है कि चेन की लंबाई कितनी है, या तो नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हैंस दे प्रूव द फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, कार्बन की जो चेन होती है उस चेन के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, या तो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जो ग्रुप अटैच होता है उस आधार पे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रियात्मक समूह। तो इस तरह के जो ग्रुप कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़े होते हैं, जिसके कारण उस पूरे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। एट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन एंड द नेचर ऑफ द ग्रुप। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टी, कार्बन की चेन के ऊपर या तो लगने वाले ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। और इस तरह के जो ग्रुप्स लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। तो अब कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है उसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा हेलो। हेलो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो हेलो में कौन सा लगेगा, Cl, Br, इस तरह के ग्रुप जुड़ेंगे। चलिए, दूसरा होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप की बात करें हम तो अल्कोहल, वो होता है OH समूह। दूसरा एल्डिहाइड, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। तो एल्डिहाइड यानी COOH। यहाँ देखिए आप, कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3 4 पूरी। एल्डिहाइड के बाद में हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं कीटोन। कीटोन यानी C+O, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो सकती है। तो यहाँ इसकी भी वैलेंसी 1 2 3 और 4 पूरी हो जाती है। चलिए, कीटोन के बाद में हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C+OOH। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन दिस स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी। ये जो वैलेंसी दिखाई दे रही है इसके माध्यम से वो कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ते हैं। तो वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स। तो ये जो वैलेंसी होती है ये क्या करती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जुड़ जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। तो कंपाउंड्स मैं आपको बताती हूँ कुछ, जैसे कि अपन ने मेथेन लिया। इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह हम Cl लगा देते हैं, या तो हम इसकी जगह OH लगा देते हैं, या तो हम ये पूरा ग्रुप लगाते हैं। तो पहले जो था वो ध्यान से देखें आप। और अब इस हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप लगेगा, ये समूह लगता है तो C+OH। चलिए, फिर कार्बन की 4 वैलेंसी, इसमें इसकी जगह अब हमको क्या लगाना है, C+O, कीटोन। तो कीटोन जब लगता है तब उसकी दूसरी तरफ का सिरा भी खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको CH3 या कुछ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या बनता है, कीटोन।
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बन के 4 हाइड्रोजन में से 3 ये एक रिप्लेस करके उसकी जगह में ये समूह लगाती हूँ, तो C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके समूहों को विस्थापित कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है ये समझ में आ गया है हमारी। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा हो गया। अब हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, होमोलोगस सीरीज। इसका हिंदी होता है सजातीय श्रेणी। We have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths। तो हमने देखा यहाँ पे कि कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ करके लंबे श्रृंखला बना सकता है। एंड दिस चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो, वो चेन या तो शाखित भी हो सकती है। इन एडिशनल हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स on this carbon chain can be replaced by any of the functional group। अब हम एक चीज़ और सीख चुके हैं इसमें कि कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसकी जगह कोई भी समूह जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो मान लीजिए कि हमारे इसमें OH समूह जुड़ा है, तो इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अनुसार हो जाएगी, OH के अनुसार। इसमें क्लोराइड जुड़ा है तो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी किसके अनुसार होगी, क्लोरीन के अनुसार। इसी तरह से इसमें एल्डिहाइड के अनुसार होगी इसकी प्रॉपर्टी, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अनुसार या कीटोन के अनुसार होगी इसमें प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। The presence of the functional groups such as alcohol decides the property of this compound। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो भी लगे हैं वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को निश्चित करते हैं। Regardless the length of the carbon chain, for example the chemical properties of methanol, ethanol, propanol and butanol are all very similar। अब आप देखें यहाँ पे एक कार्बन वाला CH3OH, 2 कार्बन वाला C2H5OH, 3 कार्बन वाला C3H7OH, 4 कार्बन वाला C4H9OH। तो ये अलग अलग जो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें सभी के जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें समानता क्यों होगी, क्योंकि सभी में फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम। जब सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उनकी चेन भले ही वेरी कर रही है, चेन भले ही अलग अलग कार्बन की बनी हुई है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। Hence such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। तो इस तरह की जो श्रेणी मिलती है, सीरीज मिलती है, जिसमें क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है और उसमें कार्बन श्रृंखला क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वो अलग अलग कार्बन संख्या में होती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो फिर से हम सुन लें इसकी डेफिनेशन। सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन में एक एक हाइड्रोजन की जगह मैंने सब जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, OH। बाकी कार्बन श्रृंखला आप देखिए, इसमें CH3 फिर C2H5
तो लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी शो अर्लियर इन टेबल। तो टेबल के अनुसार हम देखें तो सबसे पहला कौन सा आता है, CH4, फिर 2 कार्बन वाला C2H6, फिर C3H8, फिर C4H10। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 कार्बन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो डिफरेंस कितना है 1। 6 में से 4 गए तो कितना है CH2। यहाँ पे इन दोनों में देखें तो 3 और 2, तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन 8 और 6, तो कितने हाइड्रोजन 2। इन दोनों में 4 में से 3 गए तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन 10 में से 8 गए तो 2 हाइड्रोजन। तो आप देखिए डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ CH2 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 का डिफरेंस आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, इसके बाद वाला जो पेयर होगा C5H12, तो उसमें भी डिफरेंस क्या आएगा CH2। तो इस तरह से हम आगे चेक करें नेक्स्ट पेयर में तो भी इनका जो डिफरेंस है वो CH2 का ही आता है। तो कैन वी फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स एंड द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। तो सिमिलरली यानी इसी तरह से टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। ये मैंने किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड वाले थे, सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए कैसे सिंगल, यानी ये क्या हो गया है यहाँ पे एल्केन्स है। ऐसी होमोलोगस सीरीज हम किसकी बना सकते हैं, एल्कीन्स की भी बना सकते हैं। तो एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज कैसी होगी, सबसे पहले 1 कार्बन वाला एल्कीन तो होगा ही नहीं, डबल बंध वाला, 2 कार्बन वाला C2H4, 3 कार्बन वाला क्या होगा C3H6, 4 कार्बन वाला C4H8, 5 कार्बन वाला C5H10। तो इनमें डिफरेंस देखिए, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस आ रहा है CH2, इन दोनों में भी CH2, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस आ रहा है CH2। तो इस तरह से देखिए कि एल्कीन में भी डिफरेंस कौन सा आता है, CH2 का ही डिफरेंस आता है। तो एल्कीन की भी हमने देखी। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज इथीन, ये C2H4 इज इथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन। इस सीरीज में हम देखते हैं तो व्हाट विल बी वी फाइंड दैट द डिफरेंस इज CH2। तो हमने एल्कीन की भी एक श्रेणी देखी, होमोलोगस सीरीज देखी, उसमें भी कोई भी 2 यौगिकों के बीच में क्रमशः जो आने वाले कंपाउंड्स है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे इसमें एल्कीन में भी डिफरेंस कितना आ रहा है CH2 का। तो डू दिस ऑल डिफर बाय CH2 in it। तो we see any relation between the number of carbon and hydrogen atom in these compounds। तो हमने ये एक रिलेशन ढूंढ लिया है कि CH2 का अंतर होता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज C2H4 है, तो क्या होगा इसमें CnH2n। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या है CnH2n, वेर n इज इक्वल टू 2 3 4, n की वैल्यूज क्या होगी 2 3 4, ये हम पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एल्कीन का फॉर्मूला मिला है। एज द मोलिकुलर मासेस इंक्रीजेस इन होमोलोगस सीरीज अ gradation in physical property is seen, and this is because the melting and boiling points increases with increasing molecular masses। तो हमने यहाँ पे देखा कोई भी श्रेणी ले लें, हम एल्केन की श्रेणी ले लें या एल्कीन की ले लें, लेकिन डिफरेंस किसका आ रहा है यहाँ पे हमारा CH2 का मात्र। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोलिकुलर मासेस यानी कि अणुभार में वृद्धि होती है यदि होमोलोगस श्रेणी यानी सजातीय श्रेणी में, तो उनकी भौतिक गुणों में भी
अलग अलग परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मासेस। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मासेस बढ़ते जाते हैं श्रेणी में, सजातीय श्रेणी में, ऐसे ऐसे क्या होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या बोलते हैं उसको, क्वथनांक। इसमें क्या होती है, ये क्या है, गलनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीजेस होती है। अदर द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। तो एक तो इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। कब वृद्धि होती है, जब इनके मोलिकुलर मासेस यानी कि अणुभार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उनके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी हम देखें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, विलेयता में भी क्या आ जाता है, इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज which are determined solely by the functional group and remain similar in a homologous series। तो यहाँ पे जो उनके रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन परिवर्तन किस में आता है, इसमें जो इनके भौतिक गुण होते हैं उसमें इनका परिवर्तन दिखाई देता है। तो आज हमने जो टॉपिक देखा है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी है हमने, हिट्रो एटम यानी कि कार्बन के साथ जो अलग एटम जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिट्रो। जैसे कि हेलोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या सल्फर, तो उसको क्या कहते हैं, हम हिट्रो एटम कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग क्रियात्मक समूह, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये भी हमने देखा। और उसको हम मेथेन के साथ लगाते हैं तो क्या सूत्र प्राप्त होते हैं, ये भी देखा। इसके बाद में सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज, वो भी हमने देखी। सजातीय श्रेणी में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, मात्र CH2 का होता है वो डिफरेंस, और CH2 का डिफरेंस चलने से इनके जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनके भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, तो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज होने के साथ में इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। साथ ही इनकी जो विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी होती है उसमें भी अंतर आता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा जो एक रह जाता है इस चैप्टर में वो है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड क्या है, तो इथेन के साथ में एसिड ग्रुप लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो इथेनोइक एसिड बनता है। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। इथेन यानी क्या था हमारा, C2H6, और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH। तो एथेन का सूत्र बनाती हूं मैं, CH3। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ये। तो इसका अणुसूत्र क्या हो गया, इथेनोइक एसिड लगाना है हमको। तो यहाँ पे ये जो बना ये तो फिर 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो ये 1 कार्बन तो है हमारे पास, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये 1 कार्बन, अब इसको आवश्यकता इथेन यानी कितने चाहिए, 2। तो 2 के लिए
ये दूसरा कार्बन मैंने लगाया और इसकी संयोजकता को हम पूरी करते हैं वैलेंसी को। अब यहाँ पे देखिए आप 2 कार्बन हो गए, यानी कि C2 हो गया। H कितना हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने H हो गए हमारे 4। चलिए, और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 2। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है हमारा, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है। CH3 स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे इसको, तो CH3 COOH क्या लिखेंगे हम इसको, CH3 COOH। तो इसको सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, एसिटिक एसिड। तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड हो गया। और इथेनॉल लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, तो इथेनॉल में ऑल क्या आता है OH। इथेन यानी C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन में निकाल लूँ तो अब क्या बना मेरा C2H5। तो C2H5 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो C2H5OH, या ये क्या हो गया मेरे लिए, इथेनॉल। तो प्रॉपर्टी की बात करें हम इथेनॉल की, सबसे पहले तो ये तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया इथेनॉल का आपको। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कमरे के ताप के ऊपर इथेनॉल कैसा होता है, द्रव होता है। एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ये जो इथेनॉल होता है ये सभी अल्कोहलिक जो पेय होते हैं, पीने के जो द्रव होते हैं, उन सभी में एक्टिव यानी कि क्रियाशील होता है। बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंचर आयोडीन, कफ साइरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। तो ये जो इथेनॉल होता है ये सब में कैसा होता है, आसानी से विलय होता है, सब में घुल जाता है। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ड्यू टू इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, यानी कि दवाई बनाने में उपयोग होता है। जैसे कि टिंचर आयोडीन हमें लग जाती है और हम कुछ लगाते हैं दवाई, टिंचर आयोडीन वो, जो कफ साइरप्स होते हैं वो, और कई टॉनिक्स होते हैं, उन सभी में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो इथेनॉल को हम पानी में भी विलय कर सकते हैं, किसी भी मात्रा में, किसी भी रेशियो में हम उसको विलय कर सकते हैं। एंड कंजम्पशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज वाइड स्प्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसका किसी भी रेशियो में हम उपयोग कर सकते हैं। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. तो अल्कोहल पानी में विलय होता है, इसलिए उसको पानी में विलय अलग अलग प्रोपोर्शन में हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे लॉन्ग टाइम तक इसका उपयोग यदि पीने के लिए करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक होता है। तो ये क्लियर हो गया, हमारा इथेनॉल की पूरी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए, इसके बाद में इथेनोइक एसिड यानी CH3 COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह के जो समूह होते हैं जिसमें ये पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो विनेगर का यूज हम करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव
मार्केट में मिलता है, तो वो क्या होता है, तो वो इथेनोइक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन होता है। तो 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी 5 से 8% हम एसिटिक एसिड डाल के और उसका जल में विलयन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनेगर। क्या कहते हैं, सभी इससे अवगत हैं। चलिए, एंड इट इज यूज वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, तो अचार में इसका प्रतिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, तो इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो इसीलिए क्या होता है कि जब ठंड पड़ती है तब ये जम जाता है। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। The group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by this acidic nature, and however, unlike minerals acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are a weak acids। तो आपने जो देखा होगा कि एसिड की बात करें तो एसिडिक नेचर तो होता है इसमें, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये आयोनाइज्ड होकर के H+ और Cl- में आयोनाइज्ड होता है, आयनित होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, इसलिए ये कैसा होता है, वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल होता है। तो ये अपने यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बुक के जो क्वेश्चन आंसर से पीछे के वो हमें सॉल्व करना है। जो टॉपिक ओमिट हुए हैं वो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो कोर्स में कम हो गए हैं, तो कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना है हमको।